किया। आपने मुसलमानों के लिए जो वकालत की, मुसलमान आपके वकालत का मोहताज नहीं है। मुसलमान को पता है कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो झंझावत झेले हैं, जो कठिनाइयाँ झेली, क्या करेगा? जिसने पीएम बनाया हो, जिसने सीएम बनाया हो, क्या उसको ज़रूरत है किसी की बी पार्टी बनने की? उन्होंने ये भी कहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा जो राजनीति में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या औजार बनाया जा रहा है, उसके ही औजार बन करके ये रह जाएंगे। अंदर नफरत फैलाने वाली शक्तियाँ, देश के अंदर लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ सत्ता में केंद्र के स्तर पर जो विराजमान है, उसको विराजमान कराने में किसकी भूमिका रही है और किसका पीआर एजेंसी उसमें कहीं ना एजेंसी चलाते हैं होर्डिंग और बोर्डिंग के लिए। होर्डिंग और बोर्डिंग लगा करके आप बेहतर नारा लिख करके सरकार नहीं बनवा सकते हैं। आप स्लोगन बनाने वाले हैं, वहीं तक सीमित रहिए, उससे आगे आपकी राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। ये सब लोग जानते हैं उनकी भागीदारी कितना है, कितना % है, और वो पूरी राजनीति का जो कवायद, जो महफिल सजाए हुए थे, उनके नेतृत्व में था। तो आपको नेतृत्व क्यों दिया जाएगा? आप नेता कैसे बन जाइएगा? हमारा महफिल, आप नेता बनिएगा। देखिए, बिहार विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इन पार्टियों में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, जन स्वराज। जन स्वराज जो है वो 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पे एक पार्टी बन जाएगी। प्रशांत किशोर हज भवन में एक सभा करते हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो पार्टियाँ आपकी रहनुमा बन रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। सीधे सीधे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ आपको बंधुआ मजदूर बनाया है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है एजाज अहमद जी, उनसे पूछेंगे कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो मुस्लिम समुदाय को ठगा है और बंधुआ मजदूर बनाया है। बस देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी बनाने का सबको अधिकार है और देश भर में 5000 से ऊपर पार्टियाँ हैं। एक पार्टी और बन जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पार्टी बनाने से पहले बिहार के मिट्टी और गिट्टी से, बिहार के आंदोलन से, बिहार के संघर्ष से, बिहार के जन समस्याओं से जो कभी नहीं जुड़ा हो, बिहार के लोगों के हितों के लिए कभी काम नहीं किया हो, वो व्यक्ति भी रहनुमाई का दावा करे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा जो राजनीति में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या औजार बनाया जा रहा है, उसके ही औजार बन करके ये रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि आज जो देश के अंदर नफरत फैलाने वाली शक्तियाँ, देश के अंदर लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ सत्ता में केंद्र के स्तर पर जो विराजमान है, उसको विराजमान कराने में किसकी भूमिका रही है और किसका पीआर एजेंसी उसमें कहीं ना कहीं अपने हित में राजनीतिक भूमिका निभाने का काम किया था। और जब 2024 में 3 चरणों के चुनाव के बाद देश और देश स्तर पर जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना था और देश में लग रहा था कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा नहीं बनने वाली है, तो पुनः 2014 की तरह इन्होंने अपनी महती भूमिका अदा की। जो व्यक्ति अगर पार्टी के प्रति, अपने पार्टी बनाने के प्रति ईमानदार होता, तो दूसरे के लिए बैटिंग नहीं करता, दूसरे के लिए राजनीतिक रूप से औजार नहीं बनता, उनको जिताने की भूमिका नहीं निभाता। उनको फिक्र था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की राजनीति भारत की राजनीति से समाप्त नहीं हो। जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के लिए फिक्रमंद हो, वो देश और देश की जनता के लिए, बिहार और बिहार की जनता के लिए फिक्रमंद नहीं हो सकता। बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, कल जिस समुदाय को वो संबोधित कर रहे थे, वो समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान नहीं होगा। बिहार के बारे में बात करें तो वो सीधा नुकसान, जो आप जो MY समीकरण का दावा करते हैं, सीधा नुकसान आपको होगा। तो कहीं ना कहीं ये डर तो आपके लिए बात है। देखिए, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने भाषण में ही स्पष्ट कर दिया कि जो सबसे बड़ी जातियां हैं, उनसे आप समीकरण बना करके राजनीति में अपना स्थान और मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सबको पता है कि लालू प्रसाद जी के साथ एक बड़ा चंक वोट बैंक है और उस वोट बैंक के साथ जो अल्पसंख्यक समाज जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक रूप से उनको बेहतरी के लिए जो लालू जी ने योगदान दिया, अवदान दिया है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और आज देश के अंदर जो नफरत फैलाने वाली शक्तियाँ कमज़ोर हुई हैं, देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली शक्तियों को अगर किसी ने रास्ता दिखाने का काम किया है, तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद है और तेजस्वी प्रसाद यादव है।
वो कल कहते हुए नजर आए कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आपने जो है, आप भी ये कहते हैं। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी, सिर्फ कहते हैं, वो करके सुन लीजिए ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो हिस्सेदारी लेने के लिए सबसे आगे क्यों बैठे हुए थे? नहीं, उनकी तो कोई भागीदारी है ही नहीं है, उनकी कोई भागीदारी है ही नहीं है। उनकी भागीदारी कितना है, कितना % है? और वो पूरी राजनीति का जो कवायद, जो महफिल सजाए हुए थे, उनके नेतृत्व में था। तो आपको नेतृत्व क्यों दिया जाएगा? आप नेता कैसे बन जाइएगा? हमारा महफिल, आप नेता बनिएगा? दोहरी राजनीति नहीं, कैसे नहीं बनिएगा? आपने भाई, आपने मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया, आपने मुसलमानों के लिए जो वकालत की, मुसलमान आपके वकालत का मोहताज नहीं है। मुसलमान को पता है कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो झंझावत झेले हैं, जो कठिनाइयाँ झेली हैं, जो मुश्किल हालात से अपने आप को भी डाल करके कहीं ना कहीं देश और देश की राजनीति को निकालने का काम किया है, उस व्यक्ति और उस व्यक्तित्व का नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद के रहते हुए देश में सांप्रदायिक शक्तियों को पनपने का न पहले मौका मिला है, न आगे मौका मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपनी महती भूमिका अदा करता हो और भारतीय जनता पार्टी राजनीति में स्थापित कैसे रहे, उस सोच के साथ चलता हो, उस व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अक़लियत की राजनीति का कोई भलाई करेगा। यहाँ पे आपको रोकेंगे। आपने कहा कि जो बिहार की मिट्टी और गिट्टी से वाकिफ़ ना हो वो राजनीति क्या करेगा? जिसने पीएम बनाया हो, जिसने सीएम बनाया हो, क्या उसको ज़रूरत है किसी की बी पार्टी बनने की? उन्होंने ये भी कहा, उसको क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये बताइए, पीएम उन्होंने बनाया क्या? कहीं ना कहीं उनका हिस्सा तो था। उनका कोई हिस्सा नहीं था। वो पीआर एजेंसी चलाते हैं होर्डिंग और बोर्डिंग के लिए। होर्डिंग और बोर्डिंग लगा करके आप बेहतर नारा लिख करके सरकार नहीं बनवा सकते हैं। आप स्लोगन बनाने वाले हैं, वहीं तक सीमित रहिए, उससे आगे आपकी राजनीति में कोई भूमिका नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। और आपने जब 2015 में राजनीति में कहते हैं कि हम नीतीश जी को लाए दोबारा, तो आपको नहीं पता है जो लालू प्रसाद जी ने भूमिका अदा की थी आरक्षण के संबंध में, जो आरएसएस ने बंच ऑफ थर्ड के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने का, राजनीति का एक दिशा दिखाने का काम किया था। उसको अगर किसी ने रोका, उसको किसी ने रास्ता दिखाया, तो उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद के व्यूह रचना के सामने ये प्रशांत किशोर कहीं नहीं थे। इसलिए प्रशांत किशोर जी नारा गढ़ने में और नारा लगाने में और नारा लगवाने में अपनी भूमिका, और साइकिल पर घुमवा करके घर घर चर्चा और पर्चा सटवाने तक ही अपने आप को सीमित रखें तो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं ये मानिएगा सर कि अगर प्रशांत किशोर पार्टी तो बना ही रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने खुल करके कल कहा कि जो समुदाय मेरे सामने है वो बीजेपी की वोटर नहीं है। और उन्होंने वो जो समुदाय थी, उन्होंने खुलकर कहा कि हम तो बीजेपी की वोटर नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम राजद को वोट देते हैं। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है जनस्वराज। देखिए, अक़लियत समाज को और मुसलमान को ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। वो टेस्टेड नेतृत्व के साथ खड़ा रहता है, और टेस्टेड नेतृत्व है तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव। और हमेशा उसको पता है कि जब भी गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने की दिशा में कोई काम होता है, जब भी इंसान और इंसानियत को समाप्त करने की दिशा में कोई काम होता है, जब भी अक़लियतों के फलाह और उनके बका की कोई बात होती है, उनके हक और अधिकार की कोई बात होती है, तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद है। आज देश के अंदर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ तो सबसे पहले लालू प्रसाद ने गठन किया। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी तो लालू प्रसाद जी ने दी। 15 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक के क्षेत्रों में विकास के कार्य को अगर कोई आगे बढ़ाया तो लालू प्रसाद जी ने। अल्पसंख्यक के जो बीपीएससी के माध्यम से उर्दू स्क्रिप्ट में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था वो लालू प्रसाद जी का देन है। और लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में 55 से 60 डीएसपी होते थे, एसडीओ होते थे, बीडीओ होते थे, सीओ होते थे। और लालू प्रसाद जी ने उर्दू और उर्दू के लिए उर्दू टाइपिस्ट और उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली की। उर्दू को एक ऐसा मुकाम दिया कि जो आज 12,500 उर्दू टीचर बिहार भर में नज़र आ रहे हैं, वो लालू प्रसाद जी का देना है। लालू प्रसाद जी अक़लियतों के लिए जो काम किए हैं, और अक़लियत को भी पता है कि लालू प्रसाद जी जो हमारे राजनीति और हमारे समाजी और हमारे इक़्तिसादी और
हमारे नौकरी और रोजगार के लिए जो काम किए हैं वो ईमानदारी से किए हैं। तो इसकी प्रशंसा भी उन्होंने नजर आए। भाई प्रशंसा उनका करना लालू मजबूरी प्रसाद है। यादव की राजद अलग थी, तेजस्वी की राजद अलग है। तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद जी के फर्जंद है, लालू प्रसाद जी के औलाद हैं, और जो बाप का रास्ता दिखाया होता है ना, बेटा उसी रास्ते पर चलता है। और लालू प्रसाद जी के बताए हुए रास्ते पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने चल करके जो नफरत की राजनीति है उसको समाप्त करके नौकरी और रोज़गार की राजनीति को आयाम दिया। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज जो देश की राजनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रुकी है, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा दिखाए गए रास्ते का परिणाम है। पिछली बार आपने सिर्फ 30 सीटें दी थी मुस्लिम समुदाय को, वो कह रहे हैं कि वो 60 सीटें देंगे भागीदारी के अनुसार। भाई 60 नहीं, वो 243 सीट दे दें, लेकिन उनका वोट कहाँ है? वो आधा % हैं। और यहाँ पर वो खुद कहते हैं कि जो सबसे बड़ा वोट चंक वाला है उसके साथ मुसलमान जुड़े। तो सबको पता है कि सबसे बड़ा वोट चंक किसके साथ है, वो है लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं वो फ़लसफ़ा की राजनीति कर रहे हैं, अपने चेहरा को चमकाने की राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को बनाए रखने की राजनीति कर रहे हैं। जबकि अक़लियत समाज को ऐसे लीडरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लीडरशिप समाज और समाज के बीच में पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए काम करता है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमको सांप्रदायिक शक्तियों को देश के अंदर आगे नहीं बढ़ने देना है। और देश को कमज़ोर करने के लिए जो राजनीति करना चाहते हैं, उस राजनीति को अक़लियत समाज न पहले पसंद किया है, न आगे पसंद कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद थे। बाकी बात करें प्रशांत किशोर की, तो कल बड़े जो है जोर शोर से वो कहते हुए नजर आए कि हमारी मत सुनिए, अपनी आप को सुनिए, मजदूर मत बनिए, मालिक बनने की कोशिश कीजिए। बात करें जनस्वराज की, तो 2 तारीख को जो है 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही पार्टी बन चुकी है, लेकिन एक नाम देना बाकी है कि वो पार्टी है, पार्टी बन जाएगी। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।